नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 9 अगस्त यानी विश्व मूल निवासी दिवस की। और इस पर भारत का जो एक नजरिया है वो दुनिया से काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास लक्ष्मण राज सिंह मरकाम का एक लेख है, मूल निवासी विमर्श, भारत का दृष्टिकोण। और इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टकराव है, मतलब एक तरफ ये वैश्विक दिवस जिसका इतिहास कोलोनियलिज्म से जुड़ा है, और दूसरी तरफ भारत का अपना संवैधानिक सच, जहां मूल निवासी का मतलब ही कुछ और है। हाँ, और ये समझना जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है पश्चिमी ताकतों ने जो कॉलोनियल नरसंहार किया उससे, जिसकी भयावहता को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ। राफेल लिम्किन ने इसके 2 चरण बताए थे। हाँ। पहला तो था कि भाई मूल निवासी संस्कृति, उनकी जीवन शैली को खत्म करो, और दूसरा अपनी यानी उपनिवेशवादी की जीवन शैली और धर्म को जबरदस्ती थोपो। इसे सांस्कृतिक नरसंहार भी कहा गया। और इसका स्केल, मतलब लेख में जो आंकड़े दिए हैं वो तो दिल दहला देते हैं। बिल्कुल। अकेले अमेरिका में सोचिए 15वीं से 18वीं सदी के बीच आबादी 14.5 करोड़ से घटकर सिर्फ 70 लाख रह गई। हाँ, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और इसमें बीमारियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। हाँ, जैविक हथियार। और फिर वो 1830s का इंडियन रिमूवल एक्ट। हाँ, जिसने लाखों लोगों को उनकी जमीनों से हटा दिया। उसे आंसुओं की नदी भी कहते हैं इतिहास में। और यही कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, दक्षिण अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह। सही बात। और इसी बैकग्राउंड में आता है 12 अक्टूबर, कोलंबस डे, जिसे कुछ जगह डे ऑफ रेस भी कहा गया। हाँ। विडंबना देखिए, कोलंबस चला था भारत खोजने, पहुंच गया बहामास। और जब मसाले नहीं मिले तो वहां की मूल निवासी महिलाओं को बंदी बनाकर वेनिस के बाजार में बेच दिया। फिर भी कई देशों में उसे हीरो माना जाता है। यहीं से तो कहानी और पेचीदा होती है ना? जब 1993 में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा कि कोलंबस डे को बहुत भव्यता से मनाएंगे। हाँ, तो वहां के जो नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज थी उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। क्या मांग थी उनकी? उनकी मांग थी कि भाई इसे मूल निवासी नरसंहार दिवस घोषित करो, कोलंबस डे नहीं। अच्छा। तो इस विरोध को शांत करने के लिए फिर एक अलग दिन की बात आई। एग्जैक्टली। इसी विरोध और दबाव को कम करने के लिए जरूरत महसूस हुई एक अलग विश्व मूल निवासी दिवस की। तो इसके लिए तारीख चुनी गई। संयुक्त राष्ट्र का जो वर्किंग ग्रुप था इंडिजिनस पीपल पर, WGIP, उसकी पहली बैठक की तारीख यानी 9 अगस्त 1982। हाँ, 9 अगस्त। और फिर 1995 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे बाकायदा मंजूरी दे दी। फिर 2007 में वो घोषणा पत्र भी आया, UNDRIP है ना, संयुक्त राष्ट्र का मूल निवासी अधिकारों पर घोषणा पत्र। हाँ, वो आया, लेकिन उसमें एक बड़ी मुश्किल थी। क्या मुश्किल ये थी कि मूल निवासी या इंडिजिनस, इसकी कोई एक परिभाषा जिस पर सब सहमत हों वो बन ही नहीं पाई। अच्छा। और यहीं पर भारत का जो स्टैंड है वो बहुत विशिष्ट और क्लियर है। हाँ, किया था। भारत ने घोषणा पत्र का समर्थन तो किया। हाँ, किया था। पर एक शर्त के साथ। शर्त ये कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सभी नागरिक ही भारत के मूल निवासी हैं, कोई अलग से मूल निवासी समूह नहीं। ये सोच कहाँ से आई? मतलब इसका आधार क्या था? इसका आधार था संविधान सभा की बहसें। हाँ। जिसमें KM मुंशी, रोहिणी कुमार चौधरी, डॉक्टर अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा जैसे नेता शामिल थे। और इसी समझ के आधार पर संविधान में आदिवासी या मूल निवासी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। उसकी जगह अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द आया अनुच्छेद 342 में, जिनके लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान है। हाँ, बिल्कुल। विशेष संरक्षण और अधिकार दिए गए हैं। तो भारत का तर्क ये है कि हमारा संविधान UNDRIP से कहीं ज्यादा अधिकार और सुरक्षा देता है। अच्छा। और साथ ही उस घोषणा पत्र के कुछ बिंदु थे, जैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्वाधिकार, मतलब अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार। हाँ, और विदेशी मदद लेने की बात, ये भारत की संप्रभुता और एकता के लिए चिंताजनक माने गए। लेख में एक नैतिक सवाल भी उठाया गया है। हाँ, तर्क ये भी है कि जिन देशों पर खुद अपने ही मूल निवासियों के नरसंहार के इतने गंभीर आरोप हैं, क्या उन्हें नैतिक अधिकार है कि वो भारत जैसे देश को उपदेश दें? ये भी एक पॉइंट है। और क्या इस दिवस के, मतलब 9 अगस्त के दुरुपयोग की भी कोई आशंका जताई गई है? हाँ, चिंता ये भी है कि 9 अगस्त जैसे दिन का इस्तेमाल भारत में अलगाववाद भड़काने के लिए हो सकता है। जैसे 2023 की WIGP की थीम थी इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन फिर से? हाँ, तो इसे शक के निगाह से देखा गया। कुछ प्रतिबंधित संगठनों के लिटरेचर में भी दिखता है कि वो पहचान के आधार पर अलगाव को हवा दे रहे हैं। और भारत जो पहले ही विभाजन का दर्द झेल चुका है, वो 1000 कट थ्योरी को लेकर सतर्क है।
यानी छोटे छोटे हमलों से देश को कमजोर करने की रणनीति। सही। तो इसी के जवाब में भारत ने अपना एक दिवस भी शुरू किया है। हाँ बिल्कुल, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज का जो योगदान रहा है उसे सम्मान देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। अच्छा। ये पूरे हफ्ते भर मनाया जाता है और ये भारत की अपनी जड़ों से, अपने नायकों से जुड़ा है, किसी बाहरी घटना से नहीं। और आज हम देख रहे हैं जनजातीय समाज से मुख्यमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक तरफ है विश्व मूल निवासी दिवस, जिसका इतिहास दर्दनाक है, कॉलोनियल अत्याचारों से जुड़ा है, कोलंबस डे के विरोध से निकला है। हाँ। और दूसरी तरफ है भारत का अपना संवैधानिक नजरिया, जो राष्ट्रीय एकता पर जोर देता है, जहां सभी नागरिक मूल निवासी हैं और अनुसूचित जनजातियों को विशेष संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। बिल्कुल, भारत का संदेश बहुत स्पष्ट लगता है। हम सब भारतवासी मूल निवासी हैं और तू मैं एक रक्त, मतलब राष्ट्रीय एकता सबसे ऊपर है। और पहचान के नाम पर बाहर से कोई विभाजन पैदा करने की कोशिश करे तो उसका विरोध करना है। और 15 नवंबर का जनजातीय गौरव दिवस इसी भावना का प्रतीक है। हाँ, वो भारत के अपने समावेशी दृष्टिकोण का प्रतीक है। यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं कि ये जो वैश्विक इतिहास की जानकारी है और जो राष्ट्रीय एकता की प्राथमिकता है, अपने संवैधानिक मूल्य हैं, इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए? क्या 9 अगस्त के इतिहास को जानना और 15 नवंबर के महत्व को समझना, ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ हैं? या एक जागरूक नागरिक दोनों को उनके सही संदर्भ में समझ सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।